स्वागत है आप लोगों का बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आज जो टॉपिक पढ़ाना है आरसीसी में, आरसीसी का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस या फिर बोल सकते हैं डिजाइन फॉर शियर स्ट्रेस, या फिर बोल सकते हैं शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं इसको, शियर रेनफोर्समेंट। शियर स्ट्रेस, शियर रेनफोर्समेंट, इसका डिजाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली, उस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहला है कि हमें शियर क्या होता है वो पता होना चाहिए, और शियर फोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए, शियर स्ट्रेस क्या होता है वो पता होना चाहिए। देखिए, हम पहले पढ़ते आ रहे हैं बीम में कि इस तरह से बीम होता है हमारा, यहाँ से सपोर्ट होता है। बीम का एक्सिस जो होता है, बीम का एक्सिस यहाँ से होता है इस तरीके से। अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लोड लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर कोई लोड लग रहा है तो इसे बोलेंगे शियर फोर्स। जैसे P है तो ये P क्या हो गया, यहाँ पे P हो गया शियर फोर्स। P हो गया हमारा लोड लग रहा है तो वो शियर फोर्स है। इसकी वजह से क्यों शियर फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अगर इसको देखा जाए तो ये जो हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया बीम का, तो क्या हो रहा है इसके ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब कभी भी शियर स्ट्रेस हमारा 90 डिग्री का एंगल, जब कभी भी फोर्सेस जो होगा हमारा अगर 90 डिग्री एंगल का कोण बना रहा है तो उसे बोलते हैं ये शियर फोर्स है। उस शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। किसी भी सेक्शन हुआ हमारा, कोई भी खंड हुआ, उसके एक्सिस के, उसके अक्ष के लंबवत लगने वाले लोड को, लंबवत लगने वाले बल को, लंबवत लगने वाले भार को शियर फोर्स, शियर भार, शियर लोड कहते हैं। तो उसकी वजह से उत्पन्न स्ट्रेस को, उसकी वजह से यानी किसकी वजह से, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स की वजह से उत्पन्न स्ट्रेस को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अब देखिए, शियर स्ट्रेस बीम में मैक्सिमम कहाँ होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे, उसी से सॉल्व कर लेंगे कहाँ पे मैक्सिमम होगा। देखिए, ये चीज़ हमें हमेशा काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए ये बीम है हमारा, कोई छोटा सा करेंगे क्वेश्चन। बीम है कोई और इस पे लोड लग रहा है बीच में 20 किलो न्यूटन का। ठीक, ये हमारा आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, और ये मान लेता हूँ हमारा जो लेंथ है वो 8 मीटर है। क्लियर है। तो हमें देखिए, इसका फिलहाल तो कोई यूज नहीं, आर ए आर बी निकालने के लिए ईजिली हम निकाल सकते हैं इसको। अगर मैं बोल दूं कि 4 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है तब क्या हुआ, आर ए इक्वल टू आर बी, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। ठीक, 20, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो आर ए इक्वल टू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ना, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, आर ए इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 10 किलो न्यूटन। तो आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। तो देखिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट पे कहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो चीज़ बताने चाह रहा हूँ। अब देखिए, शियर फोर्स की अगर कैलकुलेशन करें, शियर फोर्स की कैलकुलेशन करें तो क्या लिख सकता हूँ, शियर फोर्स एट, इसे बी बोल दूँ, इसे सी बोल दूँ, इसे ए बोल दूँ, शियर फोर्स एट बी। बी पे शियर फोर्स देखूंगा तो कितना होगा, आर बी के इक्वल होगा, यानी कि प्लस का 10 किलो न्यूटन होगा। क्लियर है, कितना समझ में आ रहा है। अब अगर शियर फोर्स जैसे बी सपोर्ट है ना, बी क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट से अगर इधर मैं बढ़ने लगा, सपोर्ट से ज़रा सा मैं इधर बढ़ने लगा, दूरी थोड़ी सी इसके हटने लगा कि इधर डायरेक्शन में जाने लगा, तो देखता हूँ कि क्या डिफरेंट आता है, क्या चेंजेज आती हैं। तो शियर फोर्स एट सी करता हूँ, चलिए एट द पॉइंट ऑफ सी करता हूँ, सी पे करता हूँ, जैसे मतलब सपोर्ट से हट के जा रहा हूँ, तब देखो क्या होता है। अगर यहीं पे कोई लोड होता तो फिर चेंज हो जाता। सी पे जा रहा हूँ तो क्या होगा, आर बी माइनस सी पे लगने वाला फोर्स यानी 20 किलो न्यूटन। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 10 किलो न्यूटन था, ये माइनस 20 था, तो कितना हो गया 10 किलो न्यूटन। कैसा हुआ, इसका नेचर माइनस का हुआ। ठीक है, माइनस का हुआ। तो अब ये बताओ, प्लस वाला ज़्यादा होता है कि माइनस वाला,
प्लस वाला ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ तक आप समझ रहे हो कि जैसे ही सपोर्ट से हम दूरी जाने लगेंगे, यानी सपोर्ट से अगर बीच की तरफ हम ट्रेवल करने लग जाएंगे तो हमारा जो शियर फोर्सेस होगा, जो शियर फोर्स होगा वो डिक्रीज होते चला जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज होते चला जाएगा। सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा हमारा, या शियर स्ट्रेस है शियर फोर्स जो होगा हमारा, शियर फोर्स मैक्सिमम सपोर्ट पे होगा। तो यहाँ नोट करके आप लिख सकते हो, नोट मैक्सिमम शियर फोर्स एट सपोर्ट। मैक्सिमम शियर फोर्स सपोर्ट पर होता है। क्लियर? जो मैक्सिमम शियर फोर्स होता है वो कहाँ होता है? सपोर्ट पर होता है। क्लियर? इतनी चीज़ें समझ में आ गई। यानी कि अब देखिए ये क्यों बताया था, ये इसलिए बताया था कि मैंने आप लोगों को आरसीसी ड्राइंग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या किया था, इस तरह से बीम था कोई, तो यहाँ से अगर जो हमारा मेन बार आता था, अगर ये हमारा मेन बार आता था ये वाला, मैंने अगर इसी में से बोल देता था कुछ बेंट अप है, तो क्या करता था यहीं से 45 डिग्री के एंगल पे इसको बेंड कर देता था और उसको बोलता था कितनी दूरी पे, L/7 की दूरी पे बताता था कि है। तो L/7 ही क्यों? क्योंकि सपोर्ट के नज़दीक होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हमारा होता है शियर फोर्स, यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम शियर फोर्स होता है। दैट्स वाई ऐसा बताता था कि यहाँ से बेंड करना है और ये 45 डिग्री के एंगल पे बेंड करता था। वही चीज़ बताने के लिए बताया कि सपोर्ट के पास जो होता है मैक्सिमम शियर फोर्स होता है। तो इसका यूज हमें होगा अभी फर्दर आगे चलेंगे जब शियर फोर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तब। अभी तो शियर फोर्स निकालना आप जान गए कि सपोर्ट का ही शियर फोर्स लेके चलेंगे, यानी मैक्सिमम लोड के लिए डिज़ाइन करेंगे, मिनिमम के लिए कभी डिज़ाइन नहीं करते। कितना अधिक से अधिक लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे उसके लिए स्ट्रक्चर हमें डिज़ाइन करना है। मिनिमम लोड के लिए डिज़ाइन कर देंगे तो मिनिमम तो कुछ भी आ सकता है ना, 2 किलो 3 किलो भी आ सकता है। तो उतने के लिए अगर डिज़ाइन कर दिया, कोई आदमी गया स्ट्रक्चर पे, यानी अगर बीम पे छत पे चढ़ा तो वो टूट जाएगा कि रहेगा, अगर कम के लिए हमने डिज़ाइन किया। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन किया जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। देखिए अब शियर फोर्स अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ तो शियर फोर्स इक्वल टू क्या होगा? शियर फोर्स, इसको भी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी देखिए किसके लेके चल रहा हूँ, अभी WSM की बात कर रहा हूँ, WSM। फिर इसके बाद आज ही LSM का भी डिस्कस कर लूँगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो शियर फोर्स इक्वल टू हो जाएगा शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। किसका एरिया? सेक्शन, यानी बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो देखिए भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा, B/D हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया। देखिए शियर स्ट्रेस को ना टाउ भी से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू एरिया कितना, B/D। B/D क्यों? जो सेक्शन होता था वो कितना होता है, ये B होता था, यहाँ पर अगर छड़ लगा हुआ, लोड लगा, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया तो इसके सेंटर से यहाँ तक, यानी इफेक्टिव डेप्थ जो होता था D, तो ये इफेक्टिव एरिया ही चाहिए होता है हमें। तो क्या करेंगे, B/D कर देंगे, इफेक्टिव एरिया मिल गया। और टाउ भी जो है, याद रखेंगे इसको, टाउ भी जो है हमारा वो क्या है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस, नॉर्मल कर्तन प्रतिबल। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, हिंदी में भी बताना पड़ता है तो उनके लिए बता रहा हूँ। अगर ये नॉर्मल शियर स्ट्रेस है तो इसको बोलते हैं सामान्य कर्तन प्रतिबल, सामान्य कर्तन प्रतिबल। क्लियर है? ये हो गया सामान्य कर्तन प्रतिबल। अब टाउ भी निकाल दिया हमने। अब देखिए टाउ भी हमें चाहिए होगा क्वेश्चन में, तो टाउ भी इक्वल टू हो जाएगा क्या, V/B/D। क्लियर है? V/B/D। और एक चीज़ ध्यान रखना, भी कैसे कैलकुलेट करना, अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपने सोम पढ़ा हुआ है, सोम में। अब भी जो है ना हमेशा आपको लेके चलना कौन सा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सेक्शन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सेक्शन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला लेके चलना है। जो सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो उसी को लेके चलना है। क्लियर हुआ? तो क्या करना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि कोई बीम है हमारा इस तरीके से, इसमें UDL लगा हुआ है, ठीक, ऐसे बोल देता 10 किलोमीटर प्रति मीटर का UDL लगा हुआ है और इसकी लेंथ बोल देता हूँ कि 5 मीटर है स्पैन। तो मैं शियर स्ट्रेस, देखिए ये RA हुआ, ये RB हुआ, तो देखिए शियर स्ट्रेस कितना होगा, RA = RB = हो जाएगा 10 × 5
बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा 25 किलो न्यूटन। तो जो शियर स्ट्रेस होगा ना, सपोर्ट पे जो प्रतिबल जनरेट होगा उसी को शियर स्ट्रेस मानेंगे, वही मैक्सिमम होगा। बाकी इससे जरा सा मैंने इधर अगर चलना शुरू किया तो क्या होगा ना, हमारा कम हो जाएगा, शियर स्ट्रेस कम होने लग जाएगा। इससे जरा सा भी अगर हमने इधर चलना शुरू किया, अगर 5 किलोमीटर इसका स्पैन है, तो अगर मैं बोलूँ कि शियर स्ट्रेस निकालो आर ए प्लस सॉरी आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 इंटू 10, ठीक है, अपान 2, तो ये हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। तो जो सब रिएक्शन आया यहाँ पे वो 25 किलो न्यूटन हो गया। तो वही चीज़ क्या होगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स हो जाएगा, ये वाला v का वैल्यू जो कितना लेना है, यही वाला मैक्सिमम शियर फोर्स, यानी कि 25 किलो न्यूटन वाला ही लेके चलना है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। 25 किलो न्यूटन लेके चलेंगे और बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे क्लियर होएगा। डिजाइन करते समय हमें यही चाहिए होगा, भी जो निकालेंगे हमेशा निकालेंगे कितना, यूडीएल लग रहा होगा तो यूडीएल लग रहा होगा तो भी निकालने का फार्मूला हमारे पास है, यूडीएल लगा हो तो भी निकालने का फार्मूला याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। भी निकालने का फार्मूला हमारा है ओमेगा इंटू एल बाई 2, याद कर लेना इसी को, किसके लिए, यूडीएल के केस में और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, यूडीएल के केस में और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ये सीन है। इतना करेंगे, ओमेगा एल, ओमेगा क्या है, लोड इंटेंसिटी, अपान 2 कर देंगे तो हमें शियर फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा और वहाँ से शियर स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं। इसको इरेज क्या करना है, इधर दूसरी साइड लिखते हैं, इसको रहने देते हैं, इसका यूज होने वाला है हमें, तो इधर दूसरी साइड लिखेंगे, इसका यूज होने वाला है, इसको दूसरी साइड लिख लेंगे, बाकी चीज़ें यहीं पे इसको छोड़ेंगे। देखिए क्या करना है, अब हमें चाहिए होगा क्या, एक बीम चाहिए। बीम में हम आपको ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी इसका डिज़ाइन प्रोसीजर मैं लिखाऊंगा शुरू से, अभी फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है आप लोगों का। तो देखिए सबसे पहला बात कि एक बीम चाहिए, बीम में हमें चाहिए होगा कि उसमें बना ही देते हैं, एक बीम है, चलिए ये बीम हो गया, इधर चलिए बोल देता हूँ ये सपोर्ट हो गया। इसमें स्ट्रेस प्रोवाइड कर दिया हमने, सॉरी ये मेन बार हो गए, ये मेन बार हमने प्रोवाइड कर दिया। चलिए एक आपको थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ से बेंटअप भी प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको बाद में देख लेंगे क्या सीन है उसका, ठीक। अगर चलिए बेंटअप नहीं प्रोवाइड है तब के लिए कैसे करेंगे, बेंटअप वाले केस में थोड़ा अलग सीन होगा। तो अगर बेंटअप नहीं प्रोवाइड है तो ये हो गया, अब प्लस यहाँ पे आपका एंकर बार होगा, एंकर बार होगा तो इसमें हम स्टिरअप्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो स्टिरअप प्रोवाइड किया है पूरे बीम पे रहेगा, बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग होता है, नज़दीक जाते हैं जैसे सपोर्ट के नज़दीक जैसे जैसे जाते हैं स्पेसिंग इनका कम होते जाता चला जाता है। तो उस चीज़ को बताऊंगा अभी कि क्यों बता रहा हूँ उस चीज़ को, पहले फ़िलहाल इस पूरा इसको लिख लूँ। ये अगर स्पेसिंग बोल देता हूँ कि एस है, स्मॉल एस, ठीक, और ये इफेक्टिव डेप्थ डी है, यहाँ से यहाँ तक डी मान लेते हैं, इसको डी के बराबर लेते हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा छूटा रहता है तो उसको कंसीडर उतना नहीं करेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए ये वर्टिकल स्ट्रेस क्यों प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं शियर, जो बीम में शियर आता है ना, जो बीम में शियर आएगा उसको क्या करते हैं, रजिस्ट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए हम वर्टिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, बीम में जो शियर फोर्स की वजह से जो शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, उस शियर स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर हम प्रोवाइड ना करें तो हमारा सेक्शन क्रैक्स होने लग जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये सेक्शन हुआ हमारा, तो क्या होगा अगर हमने केवल मेन बार प्रोवाइड किया है तो कुछ दिन बाद देखेंगे ना तो हमारा सेक्शन क्या होगा कि यहाँ से क्रैक्स जनरेट होने लग जाएंगे इस तरह से। तो क्या करते हैं, इसी क्रैक्स को रोकने के लिए हम ये स्टीरप्स प्रोवाइड कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ से बेंट अप बार प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए स्टीरप्स बहुत प्रकार के होते हैं, वर्टिकल स्टीरप, इंक्लाइंड स्टीरप, ठीक। स्टीरप्स जो है ना, स्टीरप्स कि टाइप इसके अगर देखें तो एक होता है वर्टिकल स्टीरप्स जो मैक्सिमम टाइम
प्रोवाइड किया जाता है, 95% चांसेज होता है कि यही वाला प्रोवाइड किया जाए। दूसरा होता है इंक्लाइंड या फिर डायगोनल। इंक्लाइंड स्टीरप्स, स्टीरप क्या होना, छल्ला होता है, ठीक है। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ है, नत। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर हो गया, और स्टीरप्स मतलब छल्ला हो गया। तो ये छल्ला प्रोवाइड किया जाता है। ये क्रैक्स और शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस जो आया हुआ है उसको रिकवर करने के लिए ये चीज़ हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और क्या करते हैं, यही दो प्रकार के, या तो फिर इंक्लाइन वाला, देखिए ये क्या है, ये वर्टिकल वाला है, ये ध्यान रखेंगे, ये वर्टिकल वाला है, वर्टिकल स्टीरप्स, ये वर्टिकल स्टीरप्स है। इंक्लाइन वाला कैसा होता है, इंक्लाइन वाला देखिए, जैसे मान लीजिए बीम हमने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ से इस तरीके से होगा, इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे आपका ये हो गया। तो इस तरीके से ये छल्ला जो होता है ना, जिसको मिस्त्री क्या बोलता है, रिंग बोलता है। आप लोग को देसी भाषा में जो मिस्त्री होता है ना, ये छल्ले को रिंग बोलता है। तो वो रिंग इंक्लाइन भी होता है, वर्टिकल भी होता है, लेकिन आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम देखा होगा ये वर्टिकल वाला है रिंग, ठीक है। अभी जब स्टीरप्स की बात कर ही रहे हैं, स्पेसिंग की जरा बात कर लेंगे, उसके बाद स्पेसिंग को छोड़ते हैं, पहले कैसे गिनेंगे कि कौन सा कितने लेग हैं स्टीरप्स के, कितने क्या है, ठीक है, उस चीज़ को देख लेते हैं। जब स्टीरप्स की बात उठा ही दिए हैं तो छल्ला समझ में आ क्यों यूज़ करते हैं। छल्ला यूज़ करते हैं जो बीम में हमारा शियर स्ट्रेस आ रहा होगा उसको रिकवर करने के लिए, यानी कि उसको कवर करने के लिए कि शियर की वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो। शियर में क्या होता है, जैसे मान लो ये शियर में क्या होता है, ये हमारे दो बीम है, अभी ये जुड़ा नहीं है, मतलब मान लो एक ही है पूरा। अब क्या हुआ, लोड ऊपर से लगेगा ना, तो शियर में क्या होता है, ऐसे टूट जाता है, यानी ये अलग हो गया, तो ये होता है शियर। तो यही चीज़ ना होने पाए, उसी चीज़ को बनाए रखने के लिए ये चीज़ हम शियर स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे इसमें ज़रा कि स्टीरप्स प्रोवाइड कर दिया हमने, और उसके बाद जो इसमें स्टीरप्स में कुछ नोटिफिकेशन है कि जो स्टीरप्स प्रोवाइड किया वर्टिकल स्टीरप, तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए वर्टिकल स्टीरप्स की, और स्पेसिंग कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ से अभी निकालेंगे, प्लस डिजाइन करेंगे, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना हमें रखना है। क्लियर है। अब देखिए, जो डाया वर्टिकल स्टीरप, यहाँ बात करूँ डाया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, इंक्लाइन वाले के लिए भी सेम होगा। वर्टिकल स्टीरप्स, जो वर्टिकल स्टीरप है उसके डायमीटर की बात करूँ तो देखिए IS कोड में दो स्पेसिफिकेशन है कि एक 5 mm हो, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख लो मिनिमम डाया वर्टिकल स्टीरप 5 mm हो। दूसरा कंडीशन कि जो D होगा, जो 5 होगा मेन बार का जो डाया होगा उसके अपन 4 कर दूँ। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को लेकर चलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ IS कोड ने फिर से मॉडिफाइड किया है, तो इस 5 mm वाले को कर दिया है 6 mm, क्योंकि अब क्या है ना, अब पहले जब आपको माइल्ड स्टील आता था तो 5 mm यूज करते थे, लेकिन अब क्या आने लग गया है, आपका आ गया है HYSD बार, तो ये 6 mm कर दिया गया कि मिनिमम 6 mm, मैक्स जो मिनिमम 6 mm होगा। और या फिर देखिए किस कंडीशन, देखिए या तो 6 mm हो, या तो मेन बार का जो डायमीटर होगा उसके अपन 4 कर दें, उनमें से मैक्सिमम जो होगा उसी को लेकर चलना है। एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं, मान लो मेन बार जो यूज किया गया 20 mm का मेन बार यूज किया गया है, उसका डायमीटर 20 mm है। अगर उसको मेन बार का डाया 20 mm है, अगर उसको क्या करूं मैं कि बोलूं कि छल्ले का डायमीटर निकाल के बताओ कितना है, तो दो कंडीशन, एक तो 6 mm हो, दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि मेन बार बते 4 कर देंगे, तो इतने पर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 mm आएगा। तब बोला था ये 5 mm आ गया, 5 mm आ गया मान लो, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैंने बोला लेने के लिए। तो डाया वर्टिकल बार कितना हो जाएगा, वर्टिकल बार का जो डाया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, या स्टीरप्स जो होगा, स्टीरप्स का डाया जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका, क्या नाम है, 6 mm, ठीक, 6 mm। और जो स्टीरप्स हैं उनके डायमीटर बैरीज कहाँ से करते हैं, जो डाया होता है, नोट करके लिख लेना आप लोग, ये नोट में चलेंगे, ये सारे नोट में चलेंगे, याद रखिएगा, ये नोट में लेके चलेंगे कि मिनिमम डाया वर्टिकल स्टीरप्स कितना होगा, 6 mm हो या फिर मेन बार बटा के 4 कर दे, 6 mm हो या फिर मेन बार बटा के 4 कर दे, उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लेके चलेंगे। अब बात करते हैं जरा डायामीटर जो होगा,
वो कहाँ से कहाँ तक हम लेके चल सकते हैं। तो डायमीटर जो होगा 6 mm से ले करके 10 mm तक, 6 to 10 mm तक प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा प्रोवाइड करने का मतलब कि हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं। इससे बड़ा 10 mm तक मैक्सिमम, मिनिमम 6 mm तक। ज़्यादातर यूज होता है आपका 6 mm वाला और 8 mm वाला, ठीक है। अब इतना तो डायमीटर की बात हो गई इसके। लेकिन अब जो छल्ला होता है ना, उसके लेग होते हैं, टांगे होती हैं। आप लोगों ने छल्ला देखा होगा, चौकोर में होता है, ठीक है। इस तरह से देखा होगा। जो छल्ला लगाता है मिस्त्री, रिंग जो यूज करता है, वो इस तरीके से होता है, पूरा इस तरीके से बांध के आता है। यहाँ से जोड़ा रहता है इस तरह से, यहाँ पे उससे वायर गैस से बांधा होता है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये 2 लेग है, 3 लेग है, 4 लेग है? इसको इरेज करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। कैसे पहचानेंगे उसको? तो देखिए, लेग्स ऑफ स्टीरप्स, छल्ले की टांग। कैसे पहचानें कि कितने टांग वाला छल्ला हमने यूज किया है? तो देखिए क्या करना है। जैसे अगर केवल इस तरीके से है, इस तरीके से छड़ प्रोवाइड किया गया, तो इसे बोलेंगे 1 लेग। अगर इस तरीके से कर करके ऐसे बेंड हुआ है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे 2 लेग। अगर वही ये चीज़ इस तरीके से है, इस तरीके से है, और बीच में एक और ऐसे बन गया है, तो इसे बोलेंगे 3 लेग। अगर नेक्स्ट है, इस तरीके से हो, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कार्नर पे ना वो मेन बार होंगे। जो इनका कार्नर है, इन सब जगह पे क्या होंगे, मेन बार होंगे। तो इससे कोई अब मत सोचना कि खाली रहेगा, यहाँ पे मेन बार प्रोवाइड किया जाएगा। एंकर बार भी हो सकता है, मेन बार भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया। तो इनमें क्या होता है, देखिए 3 लेग होगी क्या, ये कितना है, 4 लेग है। अब कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कैसे 3 लेग, 1 लेग, 4 लेग हो रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो वर्टिकल वाली टांग है ना, इसको काउंट करना है। इसमें कितनी है, 1 है। इसमें कितनी है, बस वर्टिकल जो इनकी लेग है उनको गिनना है। इसमें कितनी है, 1 2, तो कितने हो गए, 2 लेग। इसमें कितने, 1 2 3, ये कितने हो गए, 3 लेग। इसमें कितने, 1 2 3 4 लोग। ऑप्शन में आपको आता है, कभी कभी एग्जाम में ना ऑप्शनल में पूछता है, इस तरह से बना के दे देगा, बोलेगा कितने लेग का स्ट्रिप्स है ये, तो आपको काउंट करने आएगा तभी तो बता पाओगे ना कितने लेग का। क्लियर है? तो इस तरीके से लेके चलेंगे, है ना। यहाँ से 2 लेग स्टिरअप ऐसे लिखेंगे। 2 प्रदर्शित करने का तरीका देखो, नोट करके लिख लो। प्रदर्शित करने का तरीका कैसे लिखेंगे, 2 लेग्ड, मान लो n mm डाया, वर्टिकल स्टिरअप्स एट द रेट, अब जितना आपका स्पेसिंग आया होगा, एस बी सेंटर टू सेंटर, यानी कि मान लो 8 mm का डाया का हमने यूज किया, और इनके बीच का जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आया वो आ गया, मान लेता है मैंने एस बी ने सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो आया वो आ गया हमारा, मान लेते हैं कि 200 mm आ गया। तो ऐसे लिखेंगे 2 लेग्ड 8 mm डाया वर्टिकल स्टिरअप एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरीके से इसको प्रदर्शित करेंगे। इतनी चीज़ें आपकी ये इंक्लाइन बार ये हो गया, और वर्टिकल स्ट्रिप्स हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ें होंगी मेन फोर्स एनफोर्समेंट वाला। अब कंडीशन आता है, अब बाकी डिजाइन स्टेप जब लिखाएंगे ना, उस टाइम पे बाकी चीज़ें समझ में आएगी। ज़्यादा थ्योरी चलाने की कोई मतलब नहीं है। अब इसका ज़रा स्पेसिंग निकाल लेते हैं। देखिए स्पेसिंग निकालने के लिए, देखिए ये सब बार है ना, इनका कुछ डायमीटर होगा। ये वर्टिकल स्टिरप्स हैं। वर्टिकल स्टिरप्स के देखिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते चलते हैं, करते चलते हैं।
दो स्ट्रिप्स के बीच का दूरी कितना है, एस है। मान लेता हूँ नंबर एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं। एक स्ट्रिप में जो इसका एरिया जो बात कर लूँ, मान लेता हूँ इसका एफ आई एरिया है, ए एस बी वी एस कहता हूँ वर्टिकल स्टीरप, ठीक, ए एस बी वी एस यानी कि वर्टिकल स्टीरप, या फिर एस बी लिख दो, याद करने में आसान रहेगा। एस बी लिख दोगे याद करने में आसान रहेगा, उसका सीधा हो जाएगा, ठीक। तो ये ए एस बी क्या है, एरिया ऑफ वन वर्टिकल वन लेग ऑफ वर्टिकल स्टीरप, या फिर ये लिख सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। छोड़ो, सीधे सीधे लिखते हैं, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। इतना हो गया। अगर मैं स्टीरप्स की बात कर रहा हूँ, तो स्टीरप्स की अगर बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं पूछूँ आप लोगों से कि स्टीरप्स है, तो इसका फोर्स, अगर शियर फोर्स निकालना चाहूँ स्टीरप्स में, शियर फोर्स कितना होगा, तो वी शियर फोर्स वी एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वी एस इक्वल टू मान लेता हूँ जो रिमेनिंग शियर फोर्स होता है ना, कि जो बाकी तो ये ले लेगा, बाकी ये ले लेगा, कुछ इंक्लाइन, तो रिमेनिंग शियर फोर्स होता है। तो वी एस इक्वल टू कितना होगा, शियर फोर्स एक बार में शियर फोर्स इंटू नंबर ऑफ छड़, एक छड़ में, एक वर्टिकल छड़ ना, एक छल्ले में कर्तन बल इंटू छल्लों की संख्या, इंटू छल्लों की संख्या, यानी कि लिख सकते हैं शियर फोर्स इन वन स्टीरप्स इंटू नंबर ऑफ स्टीरप्स कर देंगे, तो टोटल शियर फोर्स छल्लों की वजह से कितना झेलेगा वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वी एस इक्वल टू हो जाएगा, एक छल्ले में शियर फोर्स कितना, यानी कि शियर स्ट्रेस एस बी इंटू ए एस बी कर दूँ, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जो वर्टिकल स्टीरप्स है उसमें स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स हो गया, इंटू ये तो एक छड़ का निकला, लेकिन नंबर ऑफ छड़ कितने होंगे, इंटू एन करना पड़ेगा, इंटू एन करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ छड़ जितने होंगे उनसे मल्टीप्लाई करना है, इंटू एन कर दिया। देखिए अब एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि एन निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, एन हो जाएगा कि जितनी दूरी में, जितना ये डी होता है वैसे यहाँ से यहाँ तक इसको डी मान लेते हैं, इधर स्पेसिंग मान लेते हैं कि डी दूरी है टोटल। तो डी डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ छड़ आएंगे, तो क्या करूँगा कि दो छड़ों के बीच की जितनी दूरी है और टोटल डिस्टेंस जो है उसमें से दो छड़ों के बीच की दूरी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ छड़ आ जाएंगे हमें। तो वैसे यहाँ करनी है, क्या करना है कि जो हमारा डी है, डी में डिवाइड कर दूँ किससे, एस से। एस क्या है हमारा, स्पेसिंग है, ठीक, बाद में सारी चीज़ें लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं तो वी एस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी अपन एस बी, एस स्मॉल एस। तो देखिए स्मॉल एस ही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी अपान बी एस। ये चीज़ें सारी हो गई। इतना हमें ये एक डेरिवेशन याद रखना था, करना था, ये चीज़ें आप लोग कर लेंगे। बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। देखिए एस क्या है, स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरप्स, वर्टिकल स्टीरप के बीच की स्पेसिंग है। सिग्मा एस बी क्या है, स्ट्रेस इन वर्टिकल स्टीरप, स्ट्रेस इन वर्टिकल स्टीरप्स, ठीक, स्टीरप्स में इस वो है स्ट्रेस है। ए एस बी क्या है, ए एस बी लिख ही दिया हूँ, वही वाला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप, ठीक। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन,
इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। VS क्या है? रिमेनिंग शियर फोर्स। यह है रिमेनिंग शियर फोर्स। रिमेनिंग शियर फोर्स क्या है, उस चीज़ को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिमेनिंग शियर फोर्स क्या है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। स्पेसिंग हमने निकाल दिया। अब मिनिमम स्पेसिंग कितना, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। यहीं पे लिख लेते हैं, नहीं तो चलिए डिज़ाइन प्रोसीजर जब कराएंगे तो उसमें लिखवा देंगे इस चीज़ को कैसे होगा। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे, इसको इरेज करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अब डिजाइन स्टेप लिखना है हमें शियर के लिए। डिजाइन स्टेप ऑफ बीम फॉर शियर। डिजाइन स्टेप ऑफ बीम इन शियर लिखो, इन शियर किसकी मेथड से? बाई WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो हमें अभी जगह बना लेते हैं। इतने में इसको कर लेंगे, इतने में इधर कर देंगे, हमारा हो जाएगा काम कंप्लीट। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले हमने बोला था कि आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। शियर स्ट्रेस, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल शियर स्ट्रेस। नॉर्मल शियर स्ट्रेस इसको बोलेंगे टाउ भी, या फिर इसे एवरेज शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, टाउ भी। तो टाउ भी इक्वल टू हमने बताया था, टाउ भी इक्वल टू कितना होगा? टाउ भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा V/B इंटू डी। V/B/D वैल्यू आना चाहिए न्यूटन mm² में। ठीक, V कब आएगा? जब V का वैल्यू जो V है शियर फोर्स है, शियर फोर्स, इसको रख देना आप लोग न्यूटन में। ठीक, B क्या हुआ? विड्थ ऑफ सेक्शन। D क्या? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम हो गया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इतनी होगी। अब इसके बाद क्या करना है? टाउ भी निकल गया। दूसरा स्टेप जो होगा हमारा, कैलकुलेट मैक्सिमम क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। इसे कैलकुलेट नहीं करना होता है, लिख दिया हो बात अलग है। इसे क्या करना है? फाइंड मैक्सिमम, यहाँ लिख दो फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जिसको टाउ सी मैक्स बोलते हैं, टाउ सी मैक्स बोलते हैं। इसे क्या करना है? IS कोड से फाइंड आउट करना है। और किसके IS कोड से? इसको यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम IS 456 2000 कोड, उसके कोड से फाइंड आउट करना है। M20 के लिए अलग होगा, M25 के लिए अलग, M15 के लिए अलग, इस तरीके से सारा अलग अलग रहेगा। ठीक है, इतना हम यहाँ से टाउ सी फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका IS कोड से करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, थर्ड, कंपेयर टाउ भी एंड टाउ सी मैक्स। टाउ भी और टाउ सी मैक्स को कंपेयर करें। ठीक है, टाउ सी मैक्स को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो अगर टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी हो गया मैक्स, अगर टाउ भी का वैल्यू जो टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो गया तो हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा सेक्शन को, रीडिज़ाइन। यानी हमारा सेक्शन क्या हो गया? फेल हो गया। यानी हमारा सेक्शन क्या हो गया? फेल हो गया। अगर ये वाला कंडीशन होता है तब तो हमें सेक्शन फिर से डिज़ाइन करना पड़ जाएगा। हमें वहाँ पे B अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, D अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अगर टाउ भी इज लेस देन टाउ सी मैक्स,
हेंस ओके। ओके हो गया, यानी कि अब फर्दर हम अपना जो डिजाइन प्रोसीजर है उसको हम आगे अब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा, हो जाएगा काम। देखिए, यदि दूसरा कंडीशन जो हुआ, यदि टाउ भी लेस देन हो जाए टाउ सी मैक्स से, टाउ सी मैक्स से लेस देन हो जाए, हेंस ओके। लेकिन अगर ये कंडीशन आता है जो हमारा नॉर्मल शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए, तो हमें सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे बी और डी का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे सेक्शन कोशिश करना ऐसा लेना है कि जहाँ पे ये वाला कंडीशन ना आए। हमेशा वैसे आता है यही वाला कंडीशन, ये वाला नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो होगा, फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट क्रिटिकल शियर स्ट्रेस from IS code, from IS code with the help of percentage of steel। देखिए इसका क्या हुआ हिंदी पूरा, कि अब क्रिटिकल क्रांतिक शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और वो भी किसके हेल्प से, परसेंटेज ऑफ स्टील के हेल्प से क्रांतिक शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्रांतिक शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे आईएस कोड से। आईएस कोड में दिया रहता है सब कुछ। तो देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील हमने आपको कैलकुलेट करना बता ही दिया कैसे करना है। AST/B इंटू डी करना होता है, इंटू 100 कर दोगे। ठीक, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करने का। यहाँ से कैलकुलेट करके आईएस टेबल, आपको आईएस कोड में जाओगे, वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आपको टाउसी का वैल्यू दिया, इसको टाउसी बोलते हैं। टाउसी का वैल्यू इधर देखो, परसेंटेज ऑफ स्टील लिखा रहेगा, मान लो 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरीके से। फिर यहाँ M20, मान लो इधर M15, M10, M15, M20, इस तरीके से दिया रहेगा सब। और यहाँ पे इनका वैल्यू दिया रहेगा, कितनी वैल्यू है। मान लो इसका 4 आ गया, इसका 6 आ गया। अब मान लो आपका परसेंटेज जो आया था 8 आ गया था, तो अब इसके बीच का वैल्यू वाला तो निकालना पड़ेगा ना, कि 8 वाले के लिए कितना होगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 था तब के लिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे दिया रहता है आपका आईएस कोड में। तो वहाँ से टाउसी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा 5वां, कंपेयर टाउसी एंड टाउ भी। टाउसी और टाउ भी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, टाउसी और टाउ भी को कंपेयर करेंगे जब कभी भी जो टाउसी का वैल्यू होगा टाउ भी से मैक्सिमम हो जाए, टाउसी का वैल्यू जो होगा टाउ भी से मैक्सिमम हो जाए। मैंने क्या बोला, टाउसी का वैल्यू जो हो रहा है टाउ भी से मैक्सिमम हो जाए। पहला कंडीशन देखते हैं, टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी अगर हो गया तो हमें शियर एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। नीडेड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, यानी कर्तन प्रबलन हम प्रोवाइड कर देंगे। कर्तन प्रबलन की इसका मतलब हो गया कर्तन प्रबलन की आवश्यकता है। अगर ये कंडीशन हो गया टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ भी, जो टाउ सी अगर मैक्सिमम हो गया, टाउ सी ज़्यादा हो गया, तो हमें इस केस में क्या होगा ना, कर्तन प्रबलन की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ शियर एनफोर्समेंट, नो नीड ऑफ शियर एनफोर्समेंट। हमें शियर एनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होगी जब कभी भी टाउ सी की वैल्यू टाउ भी से अधिक हो जाए। अभी ये कैसे पता चलेगा ना, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ से हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे मैक्सिमम होगा, कैसे कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब इतना चीज़ तो हो गया, चलिए मान लीजिए अगर कंडीशन हो गया हमारा, अगर कंडीशन हो गया इफ़, यहाँ करते हैं इफ़ टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी, तब के लिए कैसे करेंगे। तब इसके बाद जो छठा स्टेप होगा,
छठा स्टेप जो होगा स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स। स्टीरप्स के बीच में स्पेसिंग कितना होगा वो चीज़ निकालना है, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक दिख नहीं रहा है शायद, यहाँ लिख देते हैं स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स। स्टीरप्स के बीच में स्पेसिंग निकालनी है, यानी कि एस को कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने से पहले चलिए 1 मिनट, ज़रा जगह कम पड़ रहा है ना, तो हमें इरेज करना पड़ सकता है। उसको स्पेसिंग कैलकुलेट करने से पहले हमें VS कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिमेनिंग शियर फोर्स। यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग शियर फोर्स, जिसको VS से रिप्रेजेंट करूँगा। तो VS इक्वल टू हो जाएगा, ये जो V है उसमें से VC माइनस कर देंगे, ठीक है, V माइनस VC। अब ये क्या हुआ, VS इक्वल टू, देखिए ये तो अलग है, VS इक्वल टू हो जाएगा V कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो हो जाएगा टाउ V इंटू B इंटू D हो जाएगा। अब माइनस ये टाउ C B इंटू D हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टाउ V माइनस टाउ C कर देंगे, टाउ B माइनस टाउ C B इंटू D कर देंगे, यहाँ से VS हमें निकल जाएगा। उसके बाद जब हम स्पेसिंग निकालने जाते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा 7वां, वो होगा स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स। स्टीरप्स के बीच में स्पेसिंग, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए S इक्वल टू हमने क्या लिखवाया था, अभी कैलकुलेट किया था, लिखवाया था सिग्मा SB इंटू ASB इंटू D अपन VS, यही चीज़ था। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे S को, ठीक है। अब 8 स्टेप जो होगा इसमें स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ यहाँ लिखेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड। अभी ये ASB कैसे निकलेगा उस चीज़ को भी बताऊंगा ना। वो 2 लेग होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 लेग होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से करते हैं। अब प्लस साथ ही साथ आपको बीच में एक स्टेप छूटा हुआ है, ये ASB करने से पहले यहाँ पे इस स्पेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं इससे पहले ही हमें, चलिए उस चीज़ को बताता हूँ, पहले ये बता दूँ। इसमें पहला कंडीशन जो होगा वो होगा कि 0.7D हो जाए, 0.75D। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन जो आपका ये S कैलकुलेट किया वो हो जाए। थर्ड कंडीशन जो है 300 mm। अब स्पेसिंग जो प्रोवाइड करेंगे इनमें से जो मिनिमम होगा वो वाला वैल्यू लेकर चलेंगे, मिनिमम वैल्यू जो कम से कम वैल्यू होगा उसको लेकर चलेंगे। तो वही चीज़ अब यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ नोट करके लिख देना पड़ता है कि कितना कितना हमने प्रोवाइड किया लास्ट में। कि जैसे 8 mm डाया का @8 mm डाया का 2 लेग स्टीरप्स @ जितना इसमें से स्पेसिंग आ गया उतना सेंटर टू सेंटर इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा था, जो ये वाला है यहाँ, ये लिखने से पहले हमें एक चीज़ लिखना था यहाँ पे, वो वाला जो हमने बताया था डाया ऑफ स्टीरप्स का डाया कैसे निकालेंगे वो चीज़ लिखना था यहाँ पे। जैसे पहला क्या था, हमने बोला था कि 6 mm ले लेना, दूसरा मैंने बोला था 5 main/4 कर देना। तो इस तरीके से ये वाला प्रोवाइड करने से पहले निकाल देना था, ठीक है। इतना हो गया कैलकुलेशन। देखिए SB जो निकालेंगे ASB, इतनी चीज़ें हो गई। बाकी अगर जो दिक्कत होगी ना उसको हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे हमें क्लियर होगा। जैसे ये ASB है ना, ASB अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए होगा क्या ना, जैसे यहीं पे लिखता हूँ, जैसे अगर 2 लेग प्रोवाइड किया गया, 2 लेग स्टीरप्स हमने प्रोवाइड किया है, तो इसको जो ASB निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × π/4 × 5SB का स्क्वायर। यानी कि जो डायमीटर हमने यहाँ कैलकुलेट किया होगा ये वाला, यहाँ से उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस अगर 2 लेग है तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर ये 3 लेग हो जाता तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 लेग होता तो 4 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से करते हैं, ठीक है।
तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप डिज़ाइन प्रोसीजर पूरा देख लेना आप लोग, और आज के लिए ओवर करेंगे क्लास। बाकी देखते हैं वीडियो और फिर से डालेंगे इसमें। अभी तो आज LSM वाला नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले सारी चीज़ें समझानी पड़ गई, तो LSM वाला जब करेंगे तो उसमें कुछ और चीज़ें बतानी है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी इतने से हम न्यूमेरिकल पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ तक आप लोग इसको पढ़िएगा। बाकी हम देखेंगे क्या बताना है आगे, इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें LSM से बता दूंगा, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, उसी में सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएगी। आज के लिए थैंक यू।